नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधारी राम चौधरी व्याख्याता चित्रकला फिर हाजिर हूँ। मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कल हमने क्लास में पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य के प्रमुख केंद्र जो थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला केंद्र था अहमदनगर। अहमदनगर। दूसरा कौन सा था? बीजापुर। तीसरा कौन सा था? गोलकुंडा। चौथा कौन सा था? बीरार। पांचवा कौन सा था? बीदर। अब इन 5 राज्यों ने मिलकर के जो है हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को 25 जनवरी 1565 ईस्वी के अंदर तालीकोट के युद्ध में इसको नष्ट कर दिया गया था, लूट लिया गया था, जला दिया गया था। मैंने ये भी आपको बात बताई कि इसके अवशेष तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर आज भी देखने को मिलते हैं। इन 5 राज्यों के मध्य संधि हुई और इन 5 राज्यों के संधि के मुताबिक विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया था। अब इसका कौन सा वंश था? तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था निजामशाही वंश है, बीजापुर में आदिलशाही वंश है, गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश है, बीरार में इमादशाही वंश है और बीदर में बीदरशाही वंश है। अब बात की जाए कि बोर्ड में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया आपको, कौन सा प्रश्न पूछा गया था? एक प्रश्न पूछा गया था जो मैंने आपको बता रहा हूं, इतिहासकार कौन है? हरमैन गोइटज। हरमैन गोइटज ने क्या कहा कि दक्षिणी चित्रशैली पर किस शैली का प्रभाव है? तो उन्होंने कहा ईरानी और अरेबियन शैली का प्रभाव है। क्या कहा? ईरानी और अरेबियन शैली का प्रभाव है। ईरानी और अरेबियन शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये किसने कहा था? हरमैन गोइटज ने कहा था। तो ये प्रश्न 2018 के अंदर 2018 के अंदर ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था कि इतिहासकार हरमैन गोइटज के अनुसार दक्षिणी चित्रशैली पर किस शैली का प्रभाव है? ईरानी शैली और अरेबियन शैली का प्रभाव है। ये किसने कहा? इतिहासकार हरमैन गोइटज ने कहा था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बोर्ड पेपर के अंदर जो है ये प्रश्न आया था, हरमैन गोइटज के अनुसार दक्षिणी चित्रशैली पर किस शैली का प्रभाव है? तो आप बता सकते हैं कि ईरानी शैली और अरेबियन शैली का स्पष्ट जो है प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद बात की जाए तो यहां पर बात करेंगे अहमदनगर के बारे में। बात करेंगे अहमदनगर के बारे में। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, इसका कौन सा वंश था? निजामशाही वंश। निजामशाही कौन? पूरा क्या नाम है? सुल्तान हुसैन निजाम शाह। सुल्तान हुसैन निजाम शाही वंश किसके हिसाब में की?
अहमदनगर की स्थापना की। और प्रमुख विजयनगर साम्राज्य को हराने का श्रेय भी जो है हुसैन निजाम और जो हुसैन शाह का जाता है, जिन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उसकी जो है बागडोर जो है बहमनी साम्राज्य की बागडोर जो है वो हुसैन निजाम शाह ने संभाली थी। अब बात की जाए कि जैसे ही जो है हुसैन निजाम शाह की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के बाद में ये जो विरासत जो है किसको सौंपी गई, उसका पुत्र था मुर्तजा। पुत्र का क्या नाम था, मुर्तजा। तो मुर्तजा को जो है बागडोर संभाली गई थी, लेकिन अल्पायु होने के कारण इसकी राज्य की कामकाज कौन संभालता था, उसकी मां संभालती थी। उसकी मां संभालती थी राज्य का कामकाज, क्योंकि हुसैन निजाम शाह का पुत्र मुर्तजा छोटा था। तो इस राज्य की देखरेख कौन करता था, कामकाज कौन करता था, मां संभालती थी। गोलकुंडा वाली, कौन सी गोलकुंडा वाली, हुसैन निजाम शाह की पत्नी। अब आगे बात की जाए कि उसके बाद मुर्तजा का एक छोटा भाई था। मुर्तजा का एक छोटा भाई था, क्या नाम था, बुरहान। बुरहान ने क्या किया, अकबर की सहायता से अकबर की सहायता से उन्होंने इस राज्य पर अधिकार कर लिया। सुल्तान हुसैन निजाम शाह का पुत्र मुर्तजा ने अपने पिताजी की प्रशंसा में एक काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया गया था, जिसका नाम है तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ। तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ, जिसके अंदर 12 पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मालवा के नियमतनामा का प्रभाव स्पष्ट जो है इस ग्रंथ पर दिखाई देता है, और इसके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो निजाम शाह के विवाह के दृश्य बने हुए हैं। तो आगे प्रमुख काव्य ग्रंथ, कौन सा था, तारीफ ए हुसैन शाही, तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ किसने चित्रित करवाया था, मुर्तजा ने। किसकी प्रशंसा में, अपने पिता की प्रशंसा में उसका पुत्र मुर्तजा ने तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ चित्रित करवाया था। इसमें टोटल 12 पेंटिंग्स बनी हुई थी। कितनी पेंटिंग्स बनी हुई थी, टोटल 12 चित्र बने हुए थे। अब बात आती है कि यहां पर जो है किस शैली का प्रभाव रहा है। तो प्रभाव किसका रहा, मालवा के नियमतनामा का। मालवा के नियमतनामा, तो मालवा के नियमतनामा का प्रभाव रहा। सरल भाषा में कहा जाए तो ईरानी शैली का प्रभाव रहा। यहां जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो ईरानी स्टाइल के अंदर बनी हुई है। किसमें, तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ के अंदर। तो मैं आगे यहां लिख देता हूं ईरानी स्टाइल। ईरानी शैली के अंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं।
या मालवा के नियमित नामा की स्टाइल के अंदर यहाँ पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। उसके बाद कौन कौन सी जो है यहाँ चित्र बने हुए हैं, तो पेंटिंग्स की बात की जाए, प्रमुख चित्र रागमाला, राग हिंडोल, ये दो पेंटिंग्स यहां पर बनी हुई हैं अहमदनगर के अंदर। प्रमुख चित्र कौन से हैं? रागमाला चित्रावली के अंदर ही जो है राग हिंडोल पेंटिंग्स यहां बनी हुई हैं, रागमाला और राग हिंडोल। और क्या बने हुए हैं? और जो है निजाम शाह के विवाह के दृश्य यहां बने हुए हैं इस ग्रंथ के अंदर। उसके बाद प्रमुख चित्र के बाद में इन पेंटिंग की क्या विशेषता रही है जो यहां पेंटिंग्स बनाई गई हैं? विशेषता, सबसे पहली विशेषता यह रही है कि ऊंचा गोलाकार जो है क्षितिज रेखा। क्षितिजाकार रेखा किसे बोलते हैं? जैसे कोई पेंटिंग्स बनी हुई है तो ये जो क्षितिजाकार रेखा बनी हुई है, यहां पर जो है भवन संरचना बनी हुई है या विलेज का सीन बना हुआ है और यहां पर कोई आकृतियां बनी हुई हैं, तो क्षितिजाकार रेखा कौन सी हो गई? ये हो गई। तो बहुत ही ऊपर बनाई गई है, गोलाकार आकृति में बनाई गई है। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई? ऊंची गोलाकार आकृति या ऊंची गोलाकार क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा सबसे पहली विशेषता, ऊंची गोलाकार क्षितिज रेखा। इसके अलावा यहां चमकदार कलरों का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता, चमकदार रंगों का प्रयोग यहां पर किया गया है। और प्रकृति के चित्रण भी यहां पर बने हुए हैं, प्रकृति के चित्र भी बने हुए हैं। प्रकृति के चित्रण, तो प्रकृति के चित्र पे ये बने हुए। तो ये क्या हुई? प्रमुख विशेषता हो गई अहमदनगर के चित्रों की। क्योंकि सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अहमदनगर के चित्रों की विशेषता बताइए, क्या विशेषता है? तो आप बताएंगे ऊंची गोलाकार क्षितिज रेखा, चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है और यहां पर जो है प्रकृति के चित्र भी बने हुए हैं। किसके बने हुए? प्रकृति के चित्र भी बने हुए हैं। और सुनहरी आसमान, आकाश, जो आसमान का आकाश भी कैसा, आसमान का जो कलर है वो भी कैसा है? सुनहरी है, सुनहरी आसमान। तो ये विशेषता आप लिखेंगे। अब बात आती है इसमें कौन सा प्रश्न बनता है इस स्टाइल के अंदर। अहमदनगर का कौन सा वंश है? निजामशाही वंश है। अहमदनगर की स्थापना किसने की? निजाम शाह ने की। उसके बाद जो है निजाम शाह के बाद उसका वारिस कौन बना? उसका पुत्र मुर्तजा। लेकिन इसकी बागडोर कौन संभालती थी? अल्पायु होने के कारण उसकी मां संभालती थी। उसके बाद मुर्तजा की एक छोटा भाई था बुरहान, ये अकबर की सहायता से जो है अहमदनगर की उन्होंने मुर्तजा के बाद सत्ता संभाली, शासक बना। किसकी सहायता से? अकबर की सहायता से। और उसी समय मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में एक काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया गया था जिसका नाम था तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ। इसके अंदर कितनी पेंटिंग्स बनी हुई हैं? 12 पेंटिंग्स बनी हुई हैं। कितनी बनी हुई है? 12 पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और 12 पेंटिंग्स जो है किसका प्रभाव है? मालवा के नियामत नामा का प्रभाव है। सरल भाषा में कहा जाए
तो ईरानी स्टाइल में ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। प्रश्न भी आ सकता है, अहमदनगर शैली के चित्र जो है कौन सी स्टाइल में बने हुए हैं, मालवा का नियमनामा या फिर जो है ईरानी स्टाइल लिखनी होगी। अब बात आती है कि अहमदनगर के अंदर कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो क्या आंसर दोगे, रागमाला और राग हिंडोल, ये चित्र इसके अंदर बने हुए हैं। अब यहां जो पेंटिंग्स बनी हुई है इसके अलावा क्या बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया हुसैन निजाम शाह के विवाह के दृश्य इसमें बने हुए हैं तारीफी हुसैन शाही काव्य ग्रंथ के अंदर। और उसके बाद प्रमुख जो विशेषता है, ऊंची गोलाकार क्षितिज रेखा है, चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है, प्रकृति के चित्रण भी खूब जो है यहाँ पर बने हुए हैं और सुनहरी आसमान है। तो इस टाइप की जो है यहाँ पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है। अब बात आती है बीजापुर स्टाइल की, बीजापुर शैली की, शैली बीजापुर राज्य जो भी आप कहा जाए, तो बीजापुर का कौन सा वंश था, आदिल शाही वंश था। कौन सा था, आदिल शाह वंश था, बीजापुर का आदिल शाह वंश था। तो आदिल शाही के जो है सुल्तानों की सल्तनत थी बीजापुर। बीजापुर आदिल शाह शासकों की आदिल शाह शासकों की राज्य था, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि बीजापुर का कला प्रेमी राजा कौन हुआ, कला प्रेमी राजा, तो कला प्रेमी राजा कौन हुआ, कला प्रेमी राजा कला प्रेमी राजा कौन था, तो बीजापुर का कला प्रेमी जो राजा था इस्माइल आदिल शाह था, जो एक स्वयं चित्रकार था, इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह ये कला प्रेमी राजा के कला प्रेमी राजा होने के साथ साथ में एक अच्छा चित्रकार भी था, चित्रकार भी, एक अच्छा चित्रकार भी था। कौन, इस्माइल आदिल शाह। बीजापुर की बागडोर किसने संभाली, आदिल शाह शासकों ने संभाली थी। इस्माइल आदिल शाह ये एक अच्छा जो है चित्रकार था, कला प्रेमी राजा था। उसके बाद अली आदिल शाह प्रथम, अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी कौन थी, चांद सुल्ताना। तो अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी चांद सुल्ताना जो थी एक विदुषी के साथ में एक अच्छी चित्रकार भी थी, और इसने ही खगोल विद्या पुस्तक पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की जिसका क्या नाम था, नुजूम अल उलूम। एक बात आप ध्यान रखना कि हर स्टाइल के अंदर, जैसे कि अहमदनगर के अंदर भी जो है एक ग्रंथ, काव्य ग्रंथ की रचना हुई है, इसी प्रकार से बीजापुर में भी जो है काव्य ग्रंथ की स्थापना हुई है। दूसरी गोलकुंडा के अंदर भी जो है इसकी स्थापना हुई है। तो तीनों ये इंपॉर्टेंट है, काव्य ग्रंथों की रचना हुई है यहां पर। तो यहां पर कौन सा था, खगोल विद्या पुस्तक पर आधारित, खगोल विधा पुस्तक पर आधारित ग्रंथ, काव्य ग्रंथ कौन सा था, काव्य ग्रंथ था नुजूम
अल उलूम। तो ये किसकी रचना है? चांद सुल्ताना की है। खगोल विद्या पर आधारित जो है नुजूम अल उलूम, ये रचना किस समय हुई? बीजापुर के अंदर अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी चांद सुल्ताना के समय। किस पर आधारित है? खगोल विद्या पुस्तक पर आधारित है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। और अहमदनगर के अंदर आपको मैंने बताया था ये तारीफ हुसैन साई। उसके बाद बीजापुर के अंदर प्रभाव किसका रहा? कौन सी स्टाइल का प्रभाव रहा? तो प्रभाव की बात क्या की जाए तो बीजापुर के अंदर मुगल प्रभाव, जहांगीर कालीन प्रभाव रहा। पेंटिंग पर किसका प्रभाव है? जहांगीर कालीन कला का, जहांगीर कालीन कला का। तो जहांगीर कालीन कला का प्रभाव इनकी पेंटिंग पर देखने को मिलता है। उसके बाद कौन कौन सी पेंटिंग्स बीजापुर शैली के अंदर बनी हुई है? 3 पेंटिंग्स बनी हुई हैं। सघन वन में स्त्रियां, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी पोलो खेलते हुए। तो ये 3 पेंटिंग्स बीजापुर शैली के अंदर बनी हुई हैं। प्रभाव किसका है? जहांगीर कालीन कला का है, मुगल कला का है। कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी हुई है? चित्र। सबसे पहला है सघन वन में स्त्री। दूसरा है हाथियों की लड़ाई। तीसरी पेंटिंग है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। पोलो खेलते हुए। तो ये बीजापुर की प्रमुख पेंटिंग है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ये 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिणी शैली में से कोई भी जो है एक प्रसिद्ध चित्र पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो आपको चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि यहां पर जो है जलाशय बना हुआ है। यहां पर जलाशय बना हुआ है। जलाशय से पहले जो है लिपि भाषा है और जलाशय में बतखें तैर रही हैं। और यहाँ के ऊपर जो है चांद बीबी अन्य महिलाओं के साथ में पोलो खेल रही हैं। और क्षितिजाकार जो रेखा है वो बहुत ही ऊपर बनाई गई है। भवन संरचना यहाँ बनी हुई है, ग्रामीण विलेज सीन बना हुआ है यहाँ पर। और इसके ऊपर जो है आकाशीय परिप्रेक्ष्य दिखाया गया है और इसके ऊपर वापस वही भाषा लिपि लिखी हुई है। तो इस प्रकार से जो है 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 2019 के अंदर जो है प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिणी चित्र शैली में से किसी एक चित्र पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो आप जो है इस पर लिख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कि बीजापुर शैली में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उस पेंटिंग की क्या विशेषता रही है। तो उस पेंटिंग की क्या विशेषता रही है? यहां पृष्ठभूमि जो बनी हुई है वो बिल्कुल साधारण बनी हुई है, हरी तान वाली बनाई गई है और चेहरे जैसे बने हुए हैं वो चमकदार बनाए गए हैं। तो इस टाइप की जो है यहां पेंटिंग्स बनी हुई है। प्रभाव बता दिया आपको, जहांगीर कालीन मुगल कला का प्रभाव है। और उसके बाद जो है बात आती है गोलकुंडा की। गोलकुंडा गोलकुंडा जो है गोलकुंडा कुतुब शाही का शासन रहा है। किसका रहा है? कुतुब शाही इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी के अंदर शासक बना था। तो बात करेंगे गोलकुंडा की। कुतुब शाही वंश
तो 1550 ईस्वी के अंदर जो है ये राजा बना था इब्राहिम कुतुब शाह। जैसे ही जो है ये शासक बना, उन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद बना दी। हैदराबाद, एक बात आपको बता दें, गोलकुंडा एक धनी रियासत थी, व्यापारिक प्रमुख यहाँ केंद्र था, और हीरो की जो है खदानें भी यहाँ हैदराबाद में मिलती हैं। तो सबसे धनी जो है, सबसे धनी रियासत जो है वो कौन सी है? गोलकुंडा है। तो इब्राहिम कुतुब शाह जैसे राजा बनता है तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी जो है हैदराबाद बना दी, और ये हैदराबाद क्या हो गया? कला का प्रमुख केंद्र हो गया। ये भी कला का प्रमुख केंद्र हो गया, कला का केंद्र, हैदराबाद भी और गोलकुंडा भी, ये दो प्रमुख जो है कला के केंद्र हो गए। उसके बाद यहां पर गोलकुंडा के अंदर सबसे ज्यादा जो है नृत्यांगनाओं के चित्र बने हुए, नारी चित्रण का भी जो है यहां नारी चित्रण को भी जो है बखूबी रूपांकन किया गया है। और इसी समय गोलकुंडा के अंदर एक काव्य ग्रंथ चित्रित हुआ था जिसका नाम था तुजुके आसिफी। काव्य ग्रंथ कौन सा है? तुजुक ए आसफी। तो तुजुक ए आसिफी ये भी काव्य ग्रंथ में यहां पर चित्रित हुआ था। जिस प्रकार से जो है बीजापुर के अंदर नुजूम अल उलूम, अहमदनगर के अंदर तारीफ ए हुसैन शाही, इसी प्रकार से गोलकुंडा के अंदर भी तुजुक ए आसिफी जो है प्रमुख काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया गया था। और इसका प्रमुख चित्र कौन सा है? प्रमुख चित्र नारी और मैना, स्त्री और मैना या नारी और मैना, जिसका चित्रण गोलकुंडा के अंदर हुआ था। ये वर्तमान में डबलिन चेस्टर बेरी संग्रहालय में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि नारी और मैना का चित्र जो है वर्तमान में कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? तो डबलिन चेस्टर बेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। अब नेक्स्ट जो है, इसके प्रमुख चित्रकार कौन है दक्षिणी शैली के? तो चित्रकार की बात की जाए तो मीर हाशिम और रहीम, ये प्रमुख इस शैली के चित्रकार रहे हैं। और उसके बाद में जो है धीरे धीरे ये शैली जो है मीनाकारी काम जो है अपनी मौलिकता खो बैठी और ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? तो गोलकुंडा की स्थापना, कुतुबशाही वंश और हैदराबाद प्रमुख इसका कला केंद्र, व्यापारी केंद्र, ये प्रमुख इसके केंद्र रहे हैं। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया।